Let's see how much you all can score out of 15 and how is the preparation for UPSC going on. Here's question number 1. With reference to census 2027, consider the following statements. पहला statement दिया हुआ है, the caste entry is proposed to be recorded as declared by the respondent through an open column. Second है, the 2011 socio-economic and caste census was conducted under the statutory framework of Census Act 1948. Correct answer बताना है. So comment down your answers now. क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी में से. So the correct answer for this one will be option A, that is first statement is only correct and the second statement is wrong. Second statement क्यों incorrect है हमारा अभी देखेंगे आगे, but उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि 2027 वाला जो कास्ट सेंसस होगा वो ओपन कॉलम से होगा. इससे पहले क्या हुआ करता था, स्टेट लिस्ट, एक स्टेट वाइज लिस्ट प्रिपेयर करा जाता था, उसी से होता था. बट इस बार क्या करा जा रहा है कि रेस्पोंडेंट खुद बताएगा एंड वो मेंशन करा जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये आपका SECC है ना, क्या है ये अलग है सर्वे से, सर्वे में हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं. इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 एंड दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. और ये कास्ट सेंसस जो है ये 1931 के बाद पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है, टोटल ओवरऑल सेंसस 2027. सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, कौन ईयर बता के आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, राइट. सो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये सब पॉइंट्स जो है ये हम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेंसस एंड SECC आर नॉट द सेम एक्सरसाइज, ये दोनों अलग है. SECC जो है ये परव्यू में नहीं आता है सेंसस एक्ट 1948 के, ये सेपरेट है. So now that's all for this question. Now let's move on to the next one. Consider the following statements. पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, एंट्री 50 of the state list enables states to tax minerals, right? Subject to limitations Parliament may impose in a law relating to mineral development. Second है, royalty payable under the Mines and Minerals Development and Regulation Act is classified by Supreme Court as a tax. Third statement है, Parliament's power to regulate mines under entry 54 of the Union list applies only to the extent declared by Parliament by law to be expedient in the public interest. करेक्ट आंसर बताना है. सो देखते हैं क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी गलत है. पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि एंट्री 50 जो 7th शेड्यूल है हमारा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट को बिलोंग करता है, राइट. और उसी में एंट्री 50 जो है ये मेंशन करता है कि स्टेट्स टैक्सिंग पावर ओवर मिनरल्स, राइट, है ना. फिर सेकंड स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देखा कि हमारा गलत है. क्यों गलत है सेकंड स्टेटमेंट? क्योंकि 2024 में एक 9 जज बेंच बैठा था जिसने बोला था कि क्या है, रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है. ये क्लैरिफाई कर दिया गया था, दैट इज रॉयल्टी इज नॉट इक्वल्स टू टैक्स. और यहीं पे आपको कंफ्यूज करा गया था ये स्टेटमेंट में जजमेंट के थ्रू कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन में पढ़ते हो कि जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये प्रोबेबली रहता है कि हम सोचते हैं कि वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बट इट्स नॉट द केस. वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकता है, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है. एंट्री 54 में रेगुलेटरी पावर्स है यूनियन गवर्नमेंट के पास. यूनियन लिस्ट सेम 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट में लिस्ट 1 में है ना, एंट्री 54, राइट. और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, हमें याद रखना है कि रॉयल्टी इज नॉट इक्वल टू टैक्स. नेक्स्ट हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है डिलिमिटेशन से रिलेटेड है. So our first statement is delimitation concerns the territorial boundaries of electoral constituencies. Second, Article 82 deals with readjustment of Lok Sabha constituencies after each census, subject to constitutional provisions. Third, Article 170 deal with the readjustment of constituencies of state legislative assembly. And fourth statement कह रहा है delimitation determines whether a person is eligible to vote. Correct बताना है. So your time starts now. Please answer in the comments. So the correct answer will be option C. Only 3 statements are correct here. और वो कौन से 3 statements हैं आप ये तो आपको पता चली गया होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा टफ नहीं है. एलिमिनेशन भी बहुत टफ नहीं था इसमें क्योंकि ऑप्शन 4 जो है ये टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. कैसे इनकरेक्ट है? क्योंकि डिलिमिटेशन जो है ये कैसे डिटरमाइन करेगा कि कोई वोटर एलिजिबल है या नहीं है, जबकि हमारे यहाँ 3 स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंसी के बाउंड्री को रीएडजस्ट करने की बात करी जा रही है ना. तो डिलिमिटेशन का काम क्या है? वो कंस्टिट्यूएंसीज के बाउंड्री को रीएडजस्ट करती है, राइट, नॉट बट इट डज नॉट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द वोटर. इसीलिए हमारा 4th स्टेटमेंट गलत है एंड बाकी के 3 स्टेटमेंट जो है ये टोटली सही है हमारे यहाँ पे. और आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि अभी तक टोटल डिलिमिटेशन कमीशन कितने बार सेटअप करा गया है. ठीक है, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, जरूर बताना.
और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर रहता है, इट हैज़ द सेम डिग्री एज द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड इट कैनॉट बी चैलेंज इन दी सुप्रीम कोर्ट एज वेल। ये चीज़ हम याद रखेंगे कि जो डिलिमिटेशन कमीशन जो ऑर्डर देती है, इट हैज़ द सेम डिग्री एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट कैनॉट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेपीसी इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है, a JPC can comprise members from both houses of parliament. Second statement कह रहा है, a JPC may be constituted to examine a bill or a specific matter referred to it. Third है, recommendation of a JPC automatically acquires the force of a law once its report is submitted. And fourth option is, a JPC is a parliamentary mechanism for detailed scrutiny of a matter placed before it. तो हमें बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट बताना है, सही स्टेटमेंट नहीं बताना है। हमें ये भी एग्जाम में ध्यान देना रहता है कि पूछा क्या है हमसे, सही ऑप्शन पूछा है, गलत ऑप्शन पूछा है, राइट। सो इसमें यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट, यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि रिकमेंडेशन ऑफ द जेपीसी इज डज नॉट एक्वायर द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है, क्योंकि पार्लियामेंट दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से मेंबर्स जाते हैं। अभी रिसेंटली FCRA बिल जो है ये भी भेजा गया है जेपीसी के पास, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी विथ 21 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा प्लस 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, है ना। सेकंड स्टेटमेंट यानी सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, जेपीसी एग्जामिन बिल करता है ऑन स्पेसिफिक मैटर रेफर टू इट। एंड थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि अभी हमने इसको देखा कि थर्ड ऑप्शन गलत है। जेपीसी सिर्फ और सिर्फ ये रिकमेंडेशंस देता है, ठीक है, जो कि रिकमेंडेशन है देता है, एडवाइजरी है, बस बाइंडिंग भी नहीं रहता, इट इज़ नॉट बाइंडिंग इटसेल्फ, सिर्फ रिकमेंडेटरी एडवाइजरी देता है, ठीक है, गवर्नमेंट्स को। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर आया आगे कि वो बात माने या नहीं माने, राइट। इसलिए हमारा थर्ड जो ऑप्शन था वो गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि स्पेसिफिक जो ये पार्लियामेंट कमेटी जो है वो स्पेसिफिक बिल्स को रेफर करा जाता है, तो उसके ऊपर फिर ये अपना एडवाइस या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जेपीसी जो है ये क्या है, एडहॉक कमेटी है, ठीक है। एडहॉक मतलब टेम्परेरी कमेटी है, ये परमानेंट बॉडी नहीं है, इसको भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि कंफ्यूज करा जा सकता है ऐसा एग्जाम में मेंशन करके कि जेपीसी इज ए परमानेंट बॉडी बोल के भी दे दिया जाएगा, तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 द स्टेट बार काउंसिल पावर टू एडमिट एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल is subject to disqualification listed under section 24A. Second statement कह रहा है, the Bar Council of India can through its rule making power under section 49 add new categories of disqualification beyond those specified in the act. Third है, a regional bar council's decision on enrollment is subject to appeal before the Bar Council of India. हमें बताना है करेक्ट कितने स्टेटमेंट है, तीनों में से कितने करेक्ट हो जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और वो कौन कौन से स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि सेक्शन 24A में लिस्ट मेंशन करा गया है जो स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन रेस्ट्रिक्टिंग एनरोलमेंट एलिजिबिलिटी के बारे में बात करती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा अभी देखा हमने कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो गलत क्यों है, क्योंकि सेक्शन 49 का जो पावर है उसमें नया डिस्क्वालिफिकेशन नहीं क्रिएट करा जा सकता है, जो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है सिर्फ वही है, न्यू इट कैनॉट बी क्रिएटेड न्यू डिस्क्वालिफिकेशन बाय द बीसीआई, है ना। ये ध्यान देंगे हम लोग कि बीसीआई जो है अंडर सेक्शन 49 कैनॉट क्रिएट फ्रेश डिस्क्वालिफिकेशन कैटेगरीज बियॉन्ड द एक्ट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है, और एग्जाम में आपको कंफ्यूज ट्रैप ऐसे ही करा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी मेंशन करा गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसका सुपरवाइजरी पावर एंड रूल मेकिंग पावर्स के साथ आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, जैसे सेकंड स्टेटमेंट में कंफ्यूज करा गया है आपको। So now let's move on to the next question. With reference to proposed Green AI data center project in Andaman and Nicobar Island, consider the following statements. पहला statement हमारा है, potential locations mentioned in the expression of interest include areas in both Little Andaman and Great Nicobar. Second statement कह रहा है, Gandhinagar Bay has been marked for one of the wildlife corridors under the draft master plan. And third statement is, the proposed data center is completely separate from the broader Great Nicobar infrastructure plan. तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हो जाएगा तीनों में से। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी बस पहला दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है ये भी हम आगे डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर, एक एक करते हैं एक्सप्लेन करते हैं स्टेटमेंट्स को। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी हमारा सही है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह से लिया गया है, लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार दोनों ही जगह का यहाँ पे यूज करा गया है। जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी करा गया है, हट बे एंड नेताजी नगर इन लिटिल अंडमान एंड कैम्पबेल बे, एंडरसन बे, विजयनगर बे एंड गांधीनगर बे इन ग्रेट निकोबार, राइट। तो ये हम प्लेसेस को भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लेस भी आपको इनकरेक्ट मेंशन कर दिया जाता है एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए आपको। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सोचते हैं कि कोई प्लेस अगर लिस्ट में बल्क में मेंशन करा है, वहाँ पे 3-4 प्लेस एक साथ मेंशन करे गए हैं, तो वो वहाँ पे करेक्ट होगा, बट वो जनरली ऐसा केस नहीं होता है। सो वी हैव टू रिमेंबर फ्यू स्पेसिफिक नेम्स जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो वो प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमें याद रखने ही पड़ते हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि गांधीनगर बे जो है ये इट इज वन ऑफ द मार्क्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर अंडर द ड्राफ्ट मास्टर प्लान के लिए मार्क करा गया है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ईओआई जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कम्स अमिड द ब्रॉडर 91,000 करोड़ ग्रेटर निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो ड्राफ्ट करा गया था बाय द गवर्नमेंट, 91,000 करोड़ का जो ग्रेटर निकोबार में बनाया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड एयरपोर्ट वगैरह बनाए जाएंगे, वो भी इंक्लूड करता है ना। एंड दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ और दिया गया था। सो नाउ अगर यहाँ पे अगर हम देखें कुछ की टेक अवेज, तो ग्रेट निकोबार हमारा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ट्राइबल इंटरेस्ट है, और अभी जो ये 91,000 का ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे अभी इशूज चल रहे थे ग्रेट निकोबार में, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि वहाँ का बायोडाइवर्सिटी को ये हार्म कर सकता है, एंड फॉर दैट देयर हैव बीन केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट्स गोइंग ऑन, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल जैसे स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कह रहा है, आर्टिकल 162 confines a state's executive power to matters on which its legislature has exclusive competence, excluding any concurrent subject. Second, a judicial review of an executive policy decision, such as compassionate appointment schemes, examines whether the policy is arbitrary or discriminatory rather than assessing its underlying wisdom. And third statement is, compassionate appointments can be denied solely on the grounds of unavailability of a suitable vacancy despite fulfillment of eligibility criteria. Correct कितने स्टेटमेंट से बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से। सो प्लीज कमेंट डाउन योर आंसर्स। और आप लोगों को अगर हमारा ये सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप का मैं चैनल लिंक मेंशन कर दूंगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ। और इनफैक्ट सिर्फ पीडीएफ नहीं है, आप लोगों को और भी बहुत कुछ मिलेंगे हमारे ये चैनल पे, सो प्लीज ज्वाइन द चैनल एज वेल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट भी लॉ बना सकते हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट क्या है हमारा, इसमें यूनियन प्लस स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, बट सब्जेक्ट क्या है कि अगर अनटिल ऑक्युपाइड बाय पार्लियामेंट, अगर कंकरेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट ने ऑलरेडी ऑक्युपाई कर लिया है, वो स्पेसिफिक मैटर के ऊपर लॉ बना दिया है, तब फिर स्टेट लॉ को वो एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस बोलना वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि कोर्ट अप्लाई एन आर्बिट्रीनेस डिस्क्रिमिनेशन स्टैंडर्ड टू एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, नॉट मेरिट बेस्ड असेसमेंट, ऐसा नहीं करा जाता है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इजंट एन एनफोर्सेबल राइट, ठीक है। ये एनफोर्सेबल राइट नहीं है, डिनाई करा जा सकता है इसको। डिनायल वैकेंसी अनअवेलेबिलिटी इज लीगली परमिसिबल, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई भी स्टेटमेंट है, वहाँ पे अगर हम देख रहे हैं एकदम पूरा एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करे गए हैं, या फिर पूरा एकदम फुल प्रिसीजन से बोला जा रहा है वो स्टेटमेंट, तो इट इज सम व्हाट द स्टेटमेंट्स माइट बी रॉन्ग, ओके। सो वी हैव टू बी टोटली फोकस्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, ताकि हम लोग ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके एग्जाम में। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना। हमारा पहला स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिंक टू रुपे डेबिट कार्ड इशूड टू अकाउंट होल्डर्स। सेकंड स्टेटमेंट है, the scheme mandates biometric Aadhaar based authentication as the sole method of account opening. Third, deposits under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts as reported after 12 years of the scheme exceeds 3 lakh crore. Correct statement बताने हैं, क्या हो जाएगा आंसर? So the answer will be option B. Only 2 statements are correct, and the second statement यहाँ पे हमारा incorrect है। बाकी का जो दोनों statement है, first and third, ये फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड गलत है हमारा। सेकंड क्यों गलत है अभी देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि रुपे कार्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करा गया है उसमें, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि सोल मैंडेटरी पर्पस है, ठीक है, बट ये एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पे, मतलब एक्सट्रीम बोला जा रहा है कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट के साथ आप कर सकते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं है, राइट। सो दैट्स नॉट द केस। यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आधार बायोमेट्रिक जो है ये सोल मैंडेटरी रूट नहीं है। आप अल्टरनेटिवली भी केवाईसी कर सकते हैं
दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल एकदम सही है क्योंकि 2026 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 3 लाख करोड़ अक्रॉस 58 प्लस करोड़ अकाउंट्स में डिपॉजिट करा जा चुका है, राइट। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्पीसीज ऑफ विलो यूज्ड फॉर क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग इन कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन द क्लोजिंग डेकेड ऑफ द 19th century। सेकंड है, a mature willow tree suitable for harvesting typically attains a girth of around 120 centimeters at a height of about 1.5 meters above ground। And third statement है, the geographical indication tag for the Kashmir willow bat was granted prior to the India's hosting of the 2023 ICC Cricket World Cup 2020 ICC Cricket World Cup। ठीक है, सो यहाँ पे बताना है कितने स्टेटमेंट्स हमारे तीनों में से करेक्ट हो जाएंगे। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। अब इंट्रोड्यूस हमारा करा गया था विलो ट्री कब में, 1895 से विलो करा गया था, दैट इज द क्लोजिंग ऑफ 19th century इटसेल्फ, इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है। सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि हार्वेस्ट कब करा जाता है, 120 सेंटीमीटर का ग्रोथ होना चाहिए, एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर का होना चाहिए आफ्टर 12 to 15 ईयर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कप 2023 से पहले बोला गया है कि जीआई टैग मिला है, बट दैट्स नॉट द केस, 2025 में मिला है जीआई टैग विलो ट्री को। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही आपको कंफ्यूज करा जाएगा, कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेट करके कुछ इवेंट मेंशन करे जाते हैं, सो वो उसका भी चांस वहाँ पे रहता है कि वो गलत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन करा गया था कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है उससे पहले दिया गया था, बट दैट्स नॉट द केस, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद 2025 में विलो को जीआई टैग मेंशन करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे वाज अनाउंस्ड टू कोइंसाइड विद द 75th एनिवर्सरी ऑफ India's independence। Second, the observance was instituted through an executive announcement rather than a legislative enactment। And third is, it falls on the same calendar day each year, regardless of the Hindu lunar calendar। So, correct answer बताना है क्या हो जाएगा इसका correct answer? So the correct answer for this question will be option B, यानी कि सिर्फ दो स्टेटमेंट हमारा सही है। कौन कौन सा वो दोनों स्टेटमेंट्स है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे जो है ये 2021 में ही अनाउंस करा गया था, जबकि 75th एनिवर्सरी हमने 2022 में सेलिब्रेट करा गया था, बट इसको अनाउंस कब करा गया था, 2021 में करा गया था, राइट। दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड सेकंड अगर हम देखते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है क्योंकि एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट के थ्रू ही लाया गया था, ना कि पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो ये हमेशा फिक्स्ड है 14 अगस्त को ही, क्योंकि यहाँ पे हम जॉर्जियन कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, है ना, जॉर्जियन कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ये हमेशा सेम डे पे फॉल करता है, जो कि है 14 अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कैसे ये ट्रैप करा जा सकता है, कोई कॉन्सिक्यूटिव ईयर जो आपका रहता है इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से, है ना, ऑलवेज सेपरेट ईयर ऑफ अनाउंसमेंट को हम ध्यान देंगे, डेट दैट इट फॉल्स ऑन ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे थर्ड स्टेटमेंट में मेंशन कर रहा था कि क्या ये सेम डे पे फॉल करेगा जब हम हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं उस केस में, राइट। एंड द लीगल इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज़ करेंगे हैं, ये सारे भी चीज़ें हमको ध्यान देना रहता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। बहुत सारी बातें चलती रहती है क्वेश्चन में, बट स्टिल वी हैव टू यूज आवर माइंड, बी काम एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे रस करने से हमें ज़्यादातर रहता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है और कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय's novel Anandamath in 1882। Second statement है, the Constituent Assembly accorded its equal status with the national anthem through a resolution passed on the same day as the national anthem was adopted। Third है, the fundamental duties under Article 51A explicitly list respect for national song as a distinct duty separate from respect for the national anthem। करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, सो कमेंट आंसर्स क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब पहला स्टेटमेंट सही था, यहाँ पे मेंशन करा गया था, राइट। तो फर्स्ट ही अपीयर कब हुआ था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नोबल आनंदमठ में देखा गया था वंदे मातरम को, इसीलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे भी करेक्ट है हमारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेजोल्यूशन 24 जनवरी 1950 को अकॉर्ड किया था इक्वल स्टेटस अलोंग द नेशनल डिसीजन, नेशनल एंथम डिसीजन सेम डेट को ही दोनों को अकॉर्ड करा गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 51E में स्पेसिफिकली कोई ऐसा ड्यूटी मेंशन नहीं करा गया है। ठीक है, हम वहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जहाँ पे टोटल कितने ड्यूटीज मेंशन है,
11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन करे गए हैं, है ना। तो उन्हीं 11 में से ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं है जो नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग के बारे में बात करता है। यहाँ पे सिंपल मेंशन करा गया है आइडियल्स नेशनल सिंबल्स इन जनरल टर्म में मेंशन करा गया है, ना कि स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है। ओके, so now our next question is, consider the following statements. The wholesale price index is compiled by the Office of Economic Advisor under Ministry of Commerce and Industry. Second है, a month on month decline in WPI inflation necessarily indicates that price of all commodity groups have fallen compared to the previous month. And third है, the RBI flexible inflation targeting framework prescribes a tolerance band of plus or minus 2% points around a 4% target. कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है बताना है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ये कौन कौन से स्टेटमेंट है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे। सो पहला स्टेटमेंट में मेंशन करा गया था कि डब्ल्यूपीआई कौन कंपाइल करता है, तो डब्ल्यूपीआई इज कंपाइल्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बोला था नेसेसरीली डिक्लाइन करता है, बट दैट्स नॉट द केस। एग्रीगेट WPI डिक्लाइन डजंट मीन एवरी कंपोनेंट फेल, उसमें से कुछ कंपोनेंट फॉल हो सकते हैं, है ना, डिक्रीज हो सकता है, बट नॉट प्राइमरीली सारे के सारे ऐसा होना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स या कुछ आर्टिकल्स जो है वो इवन राइज भी देखा जा सकता है उसमें डिक्रीज के अलावा, है ना। इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट अगेन हमारा करेक्ट है क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो क्या रहता है, बैंड क्या रहता है इन्फ्लेशन का, 4 ± 2%, जो कि है 2% से लेके 6%, ये टॉलरेंस बैंड है हमारा, है ना। दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब अभी हमने सारे क्वेश्चन में देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स रहते हैं उसको हमें अवॉइड करके चलना पड़ता है, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली जैसे स्टेटमेंट्स में जो यूज़ करा जाता है वो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेटमेंट गलत होते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding India's current account deficit. पहला statement कह रहा है, a current account surplus in one month can turn into a deficit in a subsequent month primarily due to a widening merchandise trade gap. Second है, a preliminary balance of payment data for a given period is released by the Ministry of Finance ahead of Reserve Bank of India's own statement estimates. And third है, services exports are recorded as a credit item within the current account. So correct answer बताना है, क्या हो जाएगा इसका correct answer? सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड गलत है। क्यों गलत है देखेंगे हम। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि एक मंथ क्या हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, बट दूसरे मंथ हम डेफिसिट में भी जा सकते हैं, दैट्स टोटली करेक्ट। और ये टोटली डिपेंड करता है हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड गैप के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, है ना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत है क्योंकि ये प्रिलिमिनरी बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट डेफिसिट का जो डेटा है ये आरबीआई रिलीज करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और यहीं पे ये इसको ट्विस्ट कर दिया था, रिवर्स कर दिया गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए। एग्जामिनेशन में भी सेम यही प्रोसेस यूज करा जाता है, मिनिस्ट्रीज या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्वैप कर दिया जाता है बहुत जगह पे मिस्टेक कराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, है ना। थर्ड स्टेटमेंट हमारा फिर सही हो जाता है क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर क्रेडिट इनफ्लो आइटम्स विद इन द करंट अकाउंट, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अ ग्रीन यम रेफर्स टू ग्रीन बॉन्ड्स ट्रेडिंग एट अ लोअर यील्ड देन कंपैरेबल कन्वेंशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड। सेकंड है, अंडर इंडियाज फ्रेमवर्क प्रोसीड्स फ्रॉम ग्रीन बॉन्ड्स कैन बी डिप्लॉयड फॉर लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एक्सीडिंग 25 megawatts ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी विदाउट रेस्ट्रिक्शन। ओके। Third, insurance companies constitute a significant source of demand for sovereign green bond, partly due to asset liability matching consideration for long duration liabilities. Correct statement बताना है कितने correct है तीनों में से। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। तो कौन कौन से 2 स्टेटमेंट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं सेम पॉइंट, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड्स जहाँ पे मेंशन करे जाएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली गलत होगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स है और इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। अब पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ग्रीनियम क्या है, प्रिसाइसली डिस्क्राइब्स लो यील्ड हायर प्राइस ग्रीन बॉन्ड्स ड्रिवन बाय डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि इंडिया का फ्रेमवर्क जो है वो टिपिकली एक्सक्लूड करता है लार्ज हाइड्रो पावर अबव कैपेसिटी थ्रेशोल्ड, ठीक है, फ्रॉम ग्रीन एलिजिबल फाइनेंसिंग ड्यू टू एनवायरमेंटल या सोशल कंसर्न्स के कारण लार्ज हाइड्रो पावर्स प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं उनको अवॉइड या एक्सक्लूड करा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा।
थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है क्योंकि इंश्योरर्स को क्या है, नीड लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर नेचुरल बायर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीनियम, ठीक है, इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट फिर सही हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Consider the following statements regarding bail under special criminal statutes. पहला स्टेटमेंट है, सेक्शन 43D क्लॉज 5 of the Unlawful Activities Prevention Act requires courts to be satisfied that reasonable grounds exist for believing the accusation is not prima facie true before granting bail. Second statement है, the Supreme Court's ruling permitting bail on grounds of trial delay under Article 21 applies uniformly regardless of the gravity of the offence alleged. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 एंड प्री ट्रायल डिटेंशन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर यूएपीए आर गवर्न्ड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। हमें बताना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस है ABCD, कमेंट डाउन योर आंसर्स एंड दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली, यानी कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सेक्शन 43D ऑफ क्लॉज 5 में मेंशन करा गया है बेल प्रिजम्पशन से रिलेटेड कोर्ट्स मस्ट फाइंड अ रीजनेबल ग्राउंड्स द एक्विजिशन इज नॉट प्राइमा फेसिया ट्रू, ठीक है, तभी बेल जो है वो ग्रांट करा जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट हमने देखा अभी गलत है क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्मली बात करा जा रहा है, ठीक है, बट वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, केस टू केस डिपेंड करता है, द लेवल ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस पे डिपेंड करता है, डिले कितना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देयर आर मोर देन जस्ट यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होता है, बहुत सारे डिफरेंट केसेस है, उस केस के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है, केस टू केस डिफर करता है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 and pre-trial detention during investigation for an alleged past offense are governed by distinct constitutional statutory safeguards, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 और जो यूएपीए के थ्रू प्रिवेंटिव डिटेंशन करा जाता है, प्री ट्रायल डिटेंशन करा जाता है, वो टोटली डिस्टिंक्ट है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। और यही कुछ पॉइंट्स है जो हमें मतलब ध्यान देना रहता है एग्जाम में, टू मेक श्योर दैट द स्टेटमेंट इज, हम पता कर सके वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आपको हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।